कामयाबी, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, ग्लैमर और बॉलीवुड की चकाचौंध। जिस स्टार को ये सभी चीज प्राप्त हो जाए, निश्चित तौर पर वो इंसान अपने अतीत को भूल सकता है। नहीं आना तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भूल ही जाएगा, लेकिन वो भूल जाता है या भूल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड की जो ग्लैमरस दुनिया है, जो चकाचौंध है, जो माया नगरी मुंबई है, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, वहां की जो चकाचौंध है, उसमें वो नशा है, उसकी आबो हवा में वो ऐसी चीज है कि कोई इंसान अगर वहां पहुंच जाए तो अपने अतीत को भूलना निश्चित तौर पर संभव हो सकता है। शर्माएगी, घबराएगी, फिर वो मेरे। ठीक ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड के मशहूर सिंगर उदित नारायण के साथ में। जी हां, उदित नारायण को लेकर एक कंट्रोवर्सी अभी काफी वायरल है, और वो है कि उदित नारायण ने 2 शादी किए हैं। ये दूसरी औरत तो रखेल के दर्जा में आती है, दूसरी औरत कह सकते हैं आप, पत्नी नहीं कभी कह सकते। जो पहली शादी उन्होंने किया था वो साल 1985 में, जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे नेपाल में, रेडियो स्टेशन में जब वो काम कर रहे थे, और साथ ही वहां से बॉलीवुड के लिए जब वो ट्राई कर रहे थे, उस समय उनकी शादी 1985 में एक लड़की रंजना झा से होती है। कहता हम लड़ेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हर जगह अन्याय थोड़े बिकेगा, बिक जाएगा तो कोई बात नहीं। रंजना झा जो दिन रात भगवान से दुआ करती है, उनकी अर्धांगिनी साय की तरह उनके साथ रहती है, और दिन रात भगवान से दुआ करती है कि उनके पति को वो कामयाबी मिले जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। होता भी यही है। उदित नारायण जब 90s के दौर में 87 में जब वो मुंबई जाते हैं, जब उनकी कुछ गीत हिट होते हैं, और उसके बाद जैसे 1990 में जब उन्हें कयामत से कयामत तक में गाने का मौका मिलता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। उसके बाद निश्चित तौर पर वो शोहरत की बुलंदी पर होते हैं, और निश्चित तौर पर वो नाम तो रोशन करते हैं अपने पापा का, लेकिन साथ में वो अपनी पहली पत्नी रंजना झा को भुला देते हैं। और वहीं मुंबई में ही उनका जो अफेयर है, जो रोमांस है, एक सिंगर दीपा नारायण से होता है, और दीपा नारायण से वो मुंबई में शादी रचा लेते हैं। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और वही है आदित्य नारायण झा। जी हाँ, जिन्हें आप कई रियलिटी शोज में देखते हैं, चाहे वो सारेगामापा का मंच हो या सोनी टीवी का कोई शो हो, वहां आप आदित्य नारायण झा को एंकरिंग करते हुए देख सकते हैं। वो उदित नारायण की दूसरी पत्नी दीपा नारायण के बेटे हैं। जी हाँ, जैसे मुंबई में उदित नारायण काफी हिट हो जाते हैं। 2 लाख हंसी हंसी वादियां ठहर जरा झूम लूं मेरे लबों से तेरे। शोहरत, ऐशो आराम, चकाचौंध में जब वो गुम हो जाते हैं, वो भुला देते हैं अपनी पहली पत्नी को। उनकी पहली पत्नी रंजना झा जब उनसे फोन में कहती है कि मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे अपने साथ रखें, या फिर मैं आपको सबके सामने मैं ये बात कह दूंगी, मैं आपको बेनकाब कर दूंगी, तो उदित नारायण फोन में यही धमकी देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, और तुम्हें मैं फंसा दूंगा। लोग लाज या पति को खो देने का डर, रंजना झा शांत रहती हैं, चुप रहती हैं साल 1987 से। लेकिन 1987 के ठीक 20 साल बाद 2007 में जब उदित नारायण का एक शो होता है पटना में, और पटना के एक होटल में जब वो जहां ठहरते हैं, उसके बाहर उसकी पहली पत्नी रंजना झा प्रोटेस्ट करती हैं, और वहां वो कहती हैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कि उदित नारायण झा मेरे पति हैं। लेकिन वहां उदित नारायण उन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देते हैं, और उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रंजना झा अपने पति की साथ उनकी शादी की तस्वीर और कई फोटोज जब वो दिखाती हैं मीडिया को, सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में जब वो दिखाती हैं, तो अंत में उदित नारायण को ये मानना पड़ता है कि जी हाँ, ये मेरी पहली पत्नी है। उसके बाद उदित नारायण कुछ ट्रोल भी होते हैं। हालांकि उदित नारायण रंजना झा को मेंटेनेंस के तौर पे
कुछ रुपये दे रहे थे, लेकिन उन रुपयों से उनका गुजारा होना काफ़ी मुश्किल था या मुश्किल है। साल 2007 के बाद 2022 को जब उम्र के अंतिम पड़ाव नहीं, जब 60s में जब उनकी पहली पत्नी प्रवेश कर चुकी है अंजना झा, जब वो काफ़ी उम्रदराज हो चुकी हैं, उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता है, तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, पटना कोर्ट में। वो था मैरिज री इंस्टॉलेशन का, यानी कि विवाह पुनर्स्थापन का। वो चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है और उन्हें अब सहारे की जरूरत है। दिए ही नहीं, 40,000 का कमिटमेंट हुआ था, 15,000 दिए ना, अभी तक घर दिए ना, कुछ नहीं। आज कोर्ट आए तो बोलते हैं महिला। तो पटना जब वो एक दो बार जाती हैं तो उसके पीछे कुछ गुंडे लगा दिए जाते हैं या कुछ उनके साथ हरकत की जाती है, तो डरकर फिर वो वहां से पटना से कोर्ट को छोड़कर वो सुपौल में एक केस करती हैं मैरिज रीइंस्टॉलेशन का, यानी कि विवाह पुनर्स्थापन का। और वो केस करती है। पहले तो उदित नारायण झा केस की जो तारीख होती है उसमें आते ही नहीं है, लेकिन जब वो इस बार 21 फरवरी को जब उनकी पेशी होती है सुपौल में, तो पेशी के दौरान वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता या ये मेरे साथ नहीं रह सकती, चाहे मुझे कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ना पड़े। अब आपको ये तय करना है कि क्या उदित नारायण को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या ये दौलत, शोहरत, बुलंदी, कामयाबी, बॉलीवुड की चकाचौंध, ग्लैमरस दुनिया की चकाचौंध है जो उनके दिमाग पर सवार है और वो ऐसा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी भी अच्छे इंसान को ये शोभा नहीं देता कि वो अपनी अर्धांगिनी, जिन्हें हम कहते हैं कि 7 जन्मों का साथी होता है, 7 जन्मों का सफर होता है, उन्हें आप यूं बीच राह में छोड़कर उसे गुमनामी के अंधेरे में ढकेल कर आप चकाचौंध में चले जाएं, ग्लैमर की दुनिया में चले जाएं, आप ऐशो आराम से रहें, ये किसी भी तरह से भारतीय संस्कृति में किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देती। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही कहानियों किस्सों के साथ बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।